आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। आज हम इस खास प्रोग्राम में बात यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के परमानेंट मेंबरशिप की करेंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमारी आबादी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। यहाँ दुनिया के हर रंग, नस्ल, जुबान, कल्चर और मजहबी अकीदे के लोग एक साथ रहते हैं। दुनिया हमें तीसरी दुनिया के अनडिस्प्यूटेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखती है। साथ ही हम 1998 से एटॉमिक पावर की हैसियत भी रखते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ हमें यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर होने की ज़मानत देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हमारी परमानेंट मेंबरशिप वीटो पावर वाले 5 देशों के कंसेंसस में कहीं ना कहीं उलझी हुई है। और इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने स्टूडियो में 2 खास मेहमानों को इनवाइट किया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमरिटस प्रोफेसर SD मुनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और साथ ही साथ हमारे साथ फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट एम्बेसडर योगेंद्र कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। दोनों का ही बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और SD मुनी सर, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगी। एक लंबे वक्त से हम कहें कि इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार थोड़ा सा और भारी लगने लगता है कई बारी जब कुछ ऐसे लोग जिनका की वज़न है, जिनमें एक ताकत है, जैसे कि हाल फिलहाल जो बाइडन ने जिस तरीके से कहा वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जनरल असेंबली में जिस तरीके से उन्होंने एड्रेस किया, और वैसे भी शायद ये वक्ती ज़रूरत है, तब्दीली तो होनी ही चाहिए। और क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए कि इस तरह की शख्सियतें कुछ कहें तब हम इस हवाले से इस चर्चा को करें, या ये नीड ऑफ आर है कि भारत जैसा देश कम से कम अब वहाँ पर उस मजबूत हैसियत के साथ, वीटो के साथ या परमानेंट मेंबर के साथ होना चाहिए? भारत को बराबर होना चाहिए, जैसा आपने ठीक कहा। बड़ी डेमोक्रेसी है, पॉपुलेशन है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और सबसे बड़ी ज़रूरत मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशंस को खुद है अपने आप को सुधारने की, क्योंकि इतने सब सालों में जो हम देख रहे हैं कि जो मसले सिक्योरिटी के हैं, जो मसले क्लाइमेट के हैं, जो मसले पॉवर्टी के हैं, उसमें यूनाइटेड नेशंस ने कोई कारगर काम किया नहीं है और कर नहीं सकता है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि स्ट्रक्चरली जो उसका संगठन है वो अभी भी ख़ास तौर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उसूलों के आधार पर बैठा हुआ है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत गए थे उन्होंने अपने को परमानेंट मेंबर बना दिया, वीटो ले लिया कि जो हम चाहेंगे वो होगा, जो हम नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। और उससे वो आगे हिलना नहीं चाहते हैं, उससे कोई तब्दीली नहीं चाहते हैं। तो अगर इस विश्व की हालत को सुधारना है तो मैं समझता हूँ भारत के वहाँ होने से भी ऊपर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यूनाइटेड नेशंस स्वयं अपने आप को बदले, अपने आप को सुधारे। और जब सुधारने को बैठेगा तो भारत जैसे देश की अनदेखी नहीं की जा सकती। जी बिल्कुल। प्रोफेसर योगेंद्र, क्योंकि हमारी तो ये डिमांड है ही लंबे वक्त से कि हमें वहाँ पर उस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए भारत को। और जैसा मुनी सर ने कहा कि हम बड़ी डेमोक्रेसी हैं, GDP हमारी देख लीजिए, और जिस तरीके से हम फास्टेस्ट इकोनॉमिकली हम एक तरीके से ग्रो कर रहे हैं फास्टेस्ट तरीके से, वो तमाम चीज़ें हैं और हमारी तो डिमांड है ही हमेशा से। सो व्हाट्स योर व्यू पॉइंट कि जैसा मुनी सर कह रहे हैं कि वहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की ज़रूरत एक बड़े हवाले से भी है, ना कि सिर्फ इतना भर कि हम वहाँ पर किस स्थिति में होते हैं। देखिए, आपने और प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जैसे यूनाइटेड नेशन जो है 1945 में जो है एक्चुअली एग्जिस्टेंस में, हालांकि जो चार्टर था 1942 में उनका ड्रॉप किया था, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी इस वक्त। तो जो 1945 की जो लड़ाई जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई, तो उसके बाद की जो ग्लोबली जो सारी दुनिया में जो पावर स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने एक किस्म से कैप्चर कर लिया, और उसके बेसिस पे उन्होंने कि भाई अब हमें जो है ग्लोबल ऑर्डर जो है कैसे बनाना है। लेकिन अब वही सभी लोग कह रहे हैं कि उसको 75 साल हो चुके हैं, अब ग्लोबल ऑर्डर काफ़ी बदल चुका है।
तो अगर इतना वहाँ पे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वो है जो कि ग्लोबल जो है प्रॉब्लम्स को, उनकी जो मतलब उलझने हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको दूर करने के लिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। लेकिन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो है कंप्लीटली आउट ऑफ टच है आज की रियलिटी को लेकर के। तो जाहिर है कि न केवल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ खास रोल, कम रोल हो गया, और दूसरा कि जो सबकी जो मुश्किलात हैं, पूरे दुनिया की मुश्किलात हैं, उसको हैंडल करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसके लिए जो रिएक्शन चाहिए, उसको एफर्ट चाहिए, उसको मोबिलाइज करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में नहीं है। तो आजकल आप देखें, चाहे ग्लोबल वार्मिंग देख लें या दहशतगर्दी देख लें या और जो है इकोनॉमिक जो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो चल रही है वो देख लें आप, या कोरोना वायरस देख लीजिए आप जो उसको चला है। ग्लोबल एक्शन जो है उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर वही मंदे हैं तो दुनिया की समस्याएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। अब आप देख लीजिए यूक्रेन का जो मामला चल रहा है उसमें यूनाइटेड नेशंस जो है उसका खास रोल वो नहीं कर पाए, ऐसे ही कोरोना वायरस में नहीं कर पाए, क्लाइमेट चेंज पे वो नहीं कर पाए। तो ये बात जो है रियलाइज़ करने की, सबको रियलाइज़ करने की है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, उनको भी मालूम है कि कितना भी बड़ा मुल्क है, कितना भी ताकतवर मुल्क है, वो कोई भी कितनी भी ताकत है, 45 में शायद आप लोग कर लेते हैं, 1991 में शायद आप कर लीजिए, आपके सोवियत संघ जो है ख़त्म हो गया, लेकिन अब का जो वक्त है उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी जो है रियलाइज़ करने की बात है। मुनी सर, क्योंकि जो बाइडेन ने कहा कि यूएनएससी जो है वो इंक्लूसिव हो जाना चाहिए, हमारी तो वही सदा से डिमांड है, तो फिर ऐसे में जो बैरियर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो क्यों नहीं इंक्लूसिवनेस हमको नज़र आती है, जबकि बीच बीच में ऐसा नहीं है कि पहले कभी आवाज़ें नहीं आई, इस तरह की आवाज़ें आती रही हैं, हम अपने आप को भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं और कुछ ऐसे देश जो कि हमें सपोर्ट करते हैं काफ़ी ग्राउंड्स पर, वो भी इस तरह की बात कहते रहे हैं, और अब खुद जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि हमें इंक्लूसिवनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़? देखिए, बाइडेन साहब ने कहा, अच्छा कहा, उनसे पहले ओबामा ने भी कहा कि हिंदुस्तान को वहाँ होना चाहिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। बाइडेन साहब अभी इसलिए कह रहे हैं कि यूक्रेन में सोवियत वीटो की वजह से उनका कोई क्रिटिकल रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहा है। देखिए, मैं मतलब वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ जो भी भारत को सपोर्ट कर रहे हैं या रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन असली बात यह है मैडम कि जो P5 हैं वो अपने इंटरेस्ट से आगे नहीं देख रहे हैं। एग्जैक्टली। और इसीलिए देखिए, हम शुरुआत में हुआ कि 1945 के बाद में जो विक्टर कंट्रीज थे वो वीटो लेके वहाँ बैठ गए। चलिए, अच्छा किया आपने, सोचा एक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करेंगे, आपने की, लेकिन हर अपने इंटरेस्ट को नैरोली आप इस तरह से परसू किए कि दुनिया में सुख शांति जहाँ होनी चाहिए, जहाँ आप कुछ कर सकते थे, वहाँ कुछ नहीं किया आपने। देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी जो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स थी उसमें कहीं पर भी यूनाइटेड नेशंस का रोल नहीं है। वियतनाम ले लीजिए, आप अफगानिस्तान ले लीजिए, यूक्रेन ले लीजिए, तैवान का मसला आया उसमें ले लीजिए, हो नहीं सकती, क्योंकि जहाँ भी बड़ी पावर के वेस्टेड इंटरेस्ट है वो वीटो इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए जो अड़चन हमको भी आ रही है वो यही आ रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चार्टर में एक ऐसी जगह लेके बैठी हुई है जहां उसको और कोई छू ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन सबसे पहले ये आना चाहिए कि जहां यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अपने आप में निष्क्रिय हो जाए, काम नहीं कर सके, इनएक्टिव हो जाए, वहाँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को डिसीजन लेना चाहिए। यूनाइटिंग फॉर पीस 50s में एक रेजोल्यूशन लिया गया था, लेकिन इस तरह की कोई बड़ी चेंज लाना ज़रूरी है। और अभी आपने बाइडेन साहब का जिक्र किया, बाइडेन साहब ने कहा है कि हिंदुस्तान को वहाँ होना चाहिए, लेकिन वो भारत को वीटो देने के फेवर में नहीं है, अभी भी नहीं है। 2017 से ही हम लोगों ने जो G4 बना था उसने वीटो से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, तो भी परमानेंट सीट देने में उनको हिचकिचाहट होती है। और जब वाकई व्हेन द चिप्स आर रियली डाउन, और अगर हम डिटेल्स में देखें तो जो मसला है कि नेगोशिएटेड एक टेक्स्ट लेके नेगोशिएट करना पड़ेगा, उसके लिए P5 में से कोई राजी नहीं है, टेक्स्ट बनाने को राजी नहीं है।
तो ये कुछ ऐसे बड़े बैरियर्स हैं जिनकी तरफ हम देख रहे हैं उस हवाले से, क्योंकि ये वक्ती ज़रूरत है कि वहाँ पर बदलाव होने चाहिए। और उन बदलावों को लेकर ही सर, जिस तरीके से योगेंद्र सर, जैसे एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी जिस तरीके से कहा, उन्होंने इंक्लूसिवनेस की भी बात की और उन्होंने साथ ये भी कहा कि इकलौता ये हिंदुस्तान का या भारत का मसला नहीं है कि हमारा वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर अब सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें, माइनस चाइना बात कर दें, वो तो कंसेंसस बनने ही नहीं देता है। अदरवाइज़ हम इस रीजन में जिस तरीके से हमारा राइज़ हो रहा है या इंटरनेशनली जिस तरीके से राइज़ हो रहा है, हमारा वहाँ ना होना हमारे लिए नुकसान तो जो है सो है, वो दुनिया भर के लिए भी एक तरह से नुकसान की स्थिति है। जी, आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि जो भी संसार के जो मामले हैं, वर्ल्ड जो चैलेंजेस हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन एक तरीके से आप देखें उसका जो है उसका रोल ख़त्म ही हो गया प्रैक्टिकली। अब मैं एक बात कहता हूँ, यूक्रेन का मसला है, अगर यूनाइटेड नेशंस की जो है पोजीशन स्ट्रांग होती तो वो थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकते, बजाय इसके कि वो दो पहलू का, 3 पहलू के जो हैं इस किस्म का मामला बन कर के वो इतना बिगड़ गया है। तो मतलब ये है कि देखिए, जब तक कि अच्छा, दूसरी बात तो सीधी सबको मालूम है कि भाई जिसके पास ताकत है वो ताकत छोड़ना नहीं चाहता, सीधी बात। लेकिन एक बात हर एक को समझनी पड़ेगी, ठीक है आपके पास ताकत तो है, लेकिन आप कुछ करिए तो, आपकी करने की कुव्वत तो आप होनी चाहिए उसे करने के लिए, वो तो आप में है नहीं। आपका फाइनेंशियली आप जो है कुछ नहीं कर पा रहे, क्लाइमेट चेंज पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वैसे कह रहे हैं कि साहब हम जो है वीटो, हमारा वीटो है। तो मतलब ठीक है, बस दुनिया किसी का इंतज़ार तो नहीं करती। अगर वो जो है एक इंस्टीट्यूशन जो है अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और इनफेक्टिव है या वैसे उसके किसी इरेलेवेंट है, तो फिर और तरीके ढूंढेंगे, दुनिया ढूंढती है, मुल्क दूसरे मुल्क ढूंढते हैं कि कैसे जो करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भी यूनाइटेड नेशन की एवज में समझिए, जो भी और जो है ऑर्गेनाइजेशन जो भी कुछ कर रहे हैं, उनका असर जो है, उनका जो रोल है बहुत लिमिटेड है। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो ये अगर जैसे आपने कहा ना कि यूएस ने बोल दिया ये ठीक है, लेकिन अगर यूएस जो है और मुल्क जो हैं अगर वो पूरा जोर लगाएं, कोशिश करें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उसका असर अच्छा पड़ेगा। और काफ़ी जो है इसमें जो है जो यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की बात हो रही है वो होगी, क्योंकि क्योंकि सबको मालूम है कि भाई इसके बिना आप काम नहीं चल सकता। अब रशिया को ले लीजिए, चाइना भी चाहते हैं कि भाई हाँ, अब चाइना जो है उन्होंने अपने जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं जगह जगह यूएन सेक्रेटरी में कोशिश की रूल लगाने के लिए। हर एक जानता है कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसमें आपका जो है कोई आपके लोग हैं वहाँ पे, तो आपके लिए ठीक है। तो मेरा खाली कहने का मतलब यही है कि इसकी वैल्यू तो लोग समझते हैं, लेकिन अभी उनके अंदर इतना कहें कि आप कॉन्फिडेंस नहीं आया है, या वो अभी उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि भाई जो आजकल का ज़माना जो है, आजकल का जो संसार है वो किस तरीके का होगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोशिश की जाए तो मान लीजिए कुछ लोग अपोज कर रहे हैं, जैसे वो है कॉफ़ी ग्रुप बना है उसका, यूनाइटेड फॉर समथिंग, आई फॉरगेट द नेम, ऐसे कई लोग हैं, कुछ और लोग भी हैं। फिर आपस में जो ग्रुप्स बने हैं उनके अंदर भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं। मोनी सर, क्योंकि हम परमानेंट मेंबर होने की बात कर रहे हैं और उसमें जो बैरियर्स हो सकते हैं या आ रहे हैं उन पर भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो रिफॉर्म्स की बात है वो तो कम से कम की ही जा सकती है, और हम उसके बड़े एक तरीके से हिमायती रहे हैं, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात हो, और सिर्फ जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है उनकी बात नहीं, अर्लियर भी इस तरह की बातें होती रही हैं कि रिफॉर्म्स हों, और वो रिफॉर्म्स जो होने हैं और उनमें हमारा मुल्क के तौर पर जो कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं जिस तरीके से कम वो एक ढांचा तो वहाँ पर नज़र आए। वहाँ पर भी किसी तरह की आपको दिक्कत लगती है क्या कि रिफॉर्म नाम से भी थोड़ा वहाँ घबराहट होती है क्या कि अगर करेंगे तो शायद फिर और ज़्यादा कुछ चीज़ें बदल जाएंगी और वो सही नहीं होगा? नहीं, देखिए, बोलने के नाम पे सभी P5 कह रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए। क्या रिफॉर्म होना चाहिए इस बात को कोई साफ नहीं करता, इसके ऊपर क्लियर स्टैंड नहीं है। रिफॉर्म क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एशिया में सिर्फ एक मुल्क है वहाँ पर और वो है चीन।
राइट। लैटिन अमेरिका में नहीं है, अफ्रीका के लोग नहीं हैं वहाँ पर। इतनी बड़ी पॉपुलेशंस के लोग, इतनी बड़ी शक्ति के लोग, और दुनिया जागृत हो गई है। वो 1945 वाला वर्ल्ड तो है नहीं। अगर वो है तो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन किस माने में हो? परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ाइए और नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी बढ़ाइए। इन सब मुद्दों पे फिर वीटो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यूएनएससी के कामकाज के तरीके क्या हैं, उनको कैसे बदलना चाहिए? इसके ऊपर ये सब मुद्दों को लेकर कोई एक राय किसी की है नहीं। और वो इसीलिए नहीं है कि वो बात करते हैं बाहर से। मैं नहीं कहूँगा कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात नहीं है, लेकिन बात करते हैं जो सबको लगे कि हाँ साहब हम रिफॉर्म्स। चीन भी कह रहा है, रूस भी कह रहा है, फ्रांस भी कह रहा है, ब्रिटेन भी कह रहा है। कौन नहीं कह रहा कि रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या रिफॉर्म होना चाहिए? और इसीलिए भारत जैसे लोगों ने, और भारत ने खास तौर से सबसे बड़ी जद्दोजहद भारत की हुई है। और आपने ठीक कहा कि ये सिर्फ अभी का मसला नहीं है। 1997, 99, 2005 में मैं स्पेशल एनवॉय बन के गया था यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि चीन हमको बुरी तरह से ओपोज कर रहा था सारे साउथ ईस्ट एशिया में। तो तब से हम लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहले बैठ के एक ड्राफ्ट बनाया जाए कि किन किन चीज़ों पे परिवर्तन होना चाहिए, किन किन चीज़ों को सुधारना चाहिए और किस ढंग से सुधारना चाहिए। और फिर सबके सामने जाकर ये बातचीत हो कि किस मुद्दे पे आप राजी हैं, किस पे नहीं है। जिस पे राजी हैं उसको मान लीजिए, जिस पे नहीं है उस पे बैठ के आगे बातचीत करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको एक्सेप्ट करने के लिए P5 में से अभी भी कोई मन से तैयार नहीं है, बाहर से चाहे कुछ भी कह ले। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी है, जैसे अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को आना चाहिए, तो और नाइजीरिया वगैरह कह रहे हैं हमको भी आना चाहिए। एशिया से भारत को आना चाहिए, तो जापान कह रहा है उनको भी आना चाहिए। कोरिया कहता है उसको भी आना चाहिए। पाकिस्तान कहता है उसको भी आना चाहिए, न्यूक्लियर पावर है वो भी वहाँ पर। तो ये दूसरे छोटे मसले हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि P5 को स्ट्रक्चर पे एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा, जिसमें ये पता लगे कि किस पे हम रिफॉर्म चाहते हैं और कैसे उसको प्रोसीड करना चाहते हैं। वो नहीं है क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। बिल्कुल। तो प्रोफेसर योगेन, नीयत तो साफ नहीं है, क्योंकि हम ये बार बार बात करते हैं कि जो वीटो पावर हैं वो 5 हैं और 5 में से 4 तो एग्री कर जाते हैं। चाइना इज़ द वन जो एग्री नहीं करता है। लेकिन अगर 4 भी, जैसा मुनी साहब कह रहे हैं कि दिल से और दिमाग से और खुले मन से अगर करते तो शायद जो स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत हम चेंज सकते थे। कोई एतराज नहीं है। हाँ, लेकिन और फिर भी देखिए कितना एतराज़ है कि हम उसी के ऊपर अभी बात कर रहे हैं कि कैसे हम वहाँ पर हो सकते हैं। तो ये जो कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ, क्योंकि 193 देशों में से 5 ऐसे देशों को हमने पावरफुल बना दिया। अब ठीक है, उस वक्त ने उनको पावरफुल बना दिया, लेकिन बीच में इतने सारे चेंजेस आए हैं। जगह जगह पर जो गवर्नमेंट्स हैं उनका फॉर्मेशन चेंज हुआ है, वहाँ पर लोग बदले हैं और कहीं पर अपफ्रंट तरीके से अपनी बातों को बहुत रखा गया है। बावजूद उसके भी यानी ये सीधा सीधा हम फिर ऐसे ही समझे कि ये मसला वही है कि अपनी पावर्स को ना कोई शेक करना चाहता, ना कोई सीज करना चाहता, ना कोई उनका साइज छोटा करना चाहता। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। बल्कि हमारे मिनिस्टर ने भी यही कहा कि 2015 में यूनानिमसली जनरल असेंबली ने एक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट तैयार किया था। अगर आप उसकी लिस्ट देखें तो खाली वो आइटम्स लिखे हुए हैं कि भाई इसमें ये चीज़ों में हमें जो है चेंज लाना है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कोई भी एग्रीमेंट बनता है, कोई भी आपका जैसे कोई भी टैक्स बनता है, तो उसमें एक जो है एक ड्राफ्ट बनता है। फिर ड्राफ्ट में हर एक के सजेशन मिलते हैं कि अगर, और उसका कायदा ये है कि सजेशन मिले, अगर और उसकी और उनको वो जो है वो मंजूर नहीं है तो ब्रैकेट में डाल देते हैं। फिर इस प्रकार से पूरा अपना वो ड्राफ्ट बना करके ब्रैकेट लगा करके फिर उन ब्रैकेट में डिस्कशन होता है। तो 2015 में यूनानिमसली यूएन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन इसको अप्रूव किया कि भाई इन मुद्दों पे जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए। काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि वो तो आपने लिस्ट बना दी, एक ड्राफ्ट तो बनाइए आप। जो टैक्स बनाएंगे उसके बाद जो है आप ब्रैकेट डालिए, फिर बाद में ब्रैकेट पे नेगोशिएशन होगी, उसको ब्रैकेट हटाए जाएंगे तो आपका एक पूरा मसौदा पूरा तैयार होगा।
वो 2015 में पास होने के बाद अभी तक नहीं हुआ। तो यही आगे पे देखिए, अभी तक कोई टैक्स नहीं है, कोई आगे जो है उसमें डिस्कशन में कोई तरक्की नहीं हुई है, और कोई असेसमेंट नहीं है कि हम लोगों ने अब तक किया वो क्या किया है। तो ये जो है कि लास्ट ईयर जो इनकी जो इसको इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन जो उनकी जो टीम है, जो उनके जो चेयर हैं, उन्होंने अपना एक छोटा एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें लिखा है एलिमेंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो अगर आप देखें तो कन्वर्जेंस के एक दो मुद्दे हैं, बाकी सब डाइवर्जेंस में है। तो मतलब इतना एक मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस है कि भाई आप जो है एक ड्राफ्ट बनाते हैं, उसमें जिसको ऑब्जेक्शन है वो ब्रैकेट में आता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपके पास ड्राफ्ट नहीं है, आपने खाली लिस्ट बना रखी है, 2015 से अब तक इसके आगे कुछ काम ही नहीं हुआ है। तो मतलब ये कि जैसे आप आई थिंक हम लोग सब में एक बात मान रहे हैं कि जब तक सीरियसनेस जो है, खाली कहने से नहीं, जब तक कि सीरियसली कॉन्सेंट्रेटेड डिप्लोमेटिक एफर्ट अगर नहीं होगा तब तक, और ये बेसिक स्टेप्स हैं कि भाई आपका एक ड्राफ्ट भी नहीं है तो आप रिफॉर्म क्या करेंगे। बिल्कुल। तो मतलब ये जब तक कि एक कॉन्सेंट्रेटेड डिप्लोमेटिक एफर्ट नहीं होगा तब तक, अब इसका मतलब ये हर एक जो बड़ा मुल्क है वो सोचता है कि हम जो है दुनिया को अपने तरफ चलाएंगे। अब हालात तो आप देख रहे हैं क्या हालत बनी है, और हालात और बिगड़ रही हैं। तो इसका तो साफ जाहिर है कि भाई लोग जो हैं अगर बड़े शॉर्ट साइटेड तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं तो फिर इसका जो खमियाजा है सबको भुगतना पड़ेगा, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो, चाहे जो भी कंट्री है, बिल्कुल सबको इसको पड़ेगा। जब जैसे अब यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की जो स्पीच दी उन्होंने जनरल असेंबली के बिगिनिंग में, अगर वह पढ़ें तो वो खुद ही मतलब लग रहा है कि उनको खुद लग रहा है कि भाई इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए आप कुछ चीजें क्लीशे चलती हैं कि हाँ बस आपको कोरम पूरा करना, आपको बोलना है, आपको एड्रेस करना है, तो आप एड्रेस कर रहे हैं। और दूसरा ये भी मुनीर सर, क्योंकि इस जैसे संस्थान, यूएनएससी जैसे संस्थान, यूएन जैसे संस्थान जिनके ऊपर दारोमदार है एक तरीके से कि वो एक पाथ दिखाएं कि मुल्क कैसे कैसे किन किन चीज़ों पर बड़े मसले हैं, एनवायरनमेंट जैसा मसला, और जैसे योगेंद्र सर कह रहे हैं कि वो ड्राफ्ट ही तैयार नहीं है, फिर उसमें हम देखते हैं कि बिंदी से लेकर कॉमा कॉलम से लेकर इन सब चीज़ों के ऊपर भी बहस होती है कि किस शब्द के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लेकर आएँ या ना लेकर आएँ। तो एक तरीके से तो सब कुछ वहाँ पर बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, लेकिन उतना ही वो अनडेमोक्रेटिक साउंड करता है कई बारी, और ऐसा ही वीटो को लेकर भी है। नहीं, वीटो तो अनडेमोक्रेटिक ही है। और जैसा मैंने कहा, वीटो में आप रेफर कर रही थी कि ये पावरफुल कंट्रीज हैं, इन्होंने कहाँ पावर दिखाई है? इतना बड़ा पावरफुल कंट्री अफगानिस्तान को रिजॉल्व किया, इतना बड़ा पावरफुल कंट्री वियतनाम को रिजॉल्व किया, इतना बड़ा पावरफुल कंट्री क्या यूक्रेन को रिजॉल्व करेगा? इतना बड़ा पावरफुल कंट्री ने साउथ चाइना सी को रिजॉल्व कर लिया या डिस्प्यूट में डाल दिया? तो देखिए इनकी पावर जो है वो एक अपने दायरे में अपने बहुत नैरो इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जो वीटो का मतलब सीधा ये माई वे या हाईवे, या तो मेरी बात मानिए नहीं तो जाइए, मैं तो नहीं उसमें एग्री करूंगा। और एक कंट्री एग्री नहीं करेगा तो आगे कोई बात ही नहीं बढ़ेगी उसके ऊपर। तो ये जो सारा मसला है, और इस तरह से इस मामले में आपने ठीक रेफर किया डॉक्टर जयशंकर को। पहली बार एक बहुत सशक्त कोशिश डॉक्टर जयशंकर ने की है, जिसमें इस बार उन्होंने जो G4 ग्रुप 4 था, इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील का, उनके साथ मीटिंग की। उसके बाद एक नया ग्रुप है L69 का, जिसमें वो सभी मुल्क हैं जिनका प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन नहीं है और जो रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं वहाँ पर, उनके साथ मीटिंग की। और एक तरह से यूनाइटेड नेशंस में पब्लिक प्रेशर बनाने की भरपूर कोशिश की गई है। जिस तरीके से यूएनएससी में अब बात हुई है, ख़ास तौर से हमारे एस जयशंकर जी ने जिस तरीके से अपनी बात को बहुत ही साफ गोई के साथ और बहुत ही एकदम क्लियर तरीके से जो रखा है, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि बार बार ये कहा भी जाता है कि एक सैचुरेशन पॉइंट, एक एंड पॉइंट हर चीज़ का आता है। आज जो यूएनएससी है, आई एम श्योर कल इसका
इस तरह का जो एक स्वरूप है या इसकी जो डिज़ाइनिंग है इसमें चेंज होगा, लेकिन वो कब और कैसे होगा और हम वहाँ पर एक अश्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ताकत के साथ पर मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया मोनी सर आप आए स्टूडियो में। योगेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर इतना आसान भाषा में और बहुत उस तरह से हमारे व्यूअर्स तक अपनी बात को रखने में, ताकि उनका भी एक फील आए कि वो भी समझें कि वाई यूएनएससी इज़ इम्पॉर्टेंट और वहाँ पर इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनके लिए किस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही हमारी इस खास पेशकश में। फ़िलहाल आप हमें इजाज़त दीजिए। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमारी ये बातचीत कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल जो आईडी है वो हम आपको बता देते हैं। ईमेल आईडी हमारा है DDUrduspecials@gmail.com। फ़िलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।